गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने अभी तक टोटल हमारे चैप्टर नंबर सेकंड जो है बायो का, उसमें हमने 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने बहुत सारे सिस्टम्स को स्टडी कर लिया। कौन कौन से? डाइजेस्टिव सिस्टम था, रेस्पिरेशन था, ट्रांसपोर्टेशन था यानी सर्कुलेटरी सिस्टम था, एक्सक्रीशन था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। अब जो हम सिस्टम लेंगे वो है नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। मैंने जो बोर्ड पे बनाया है ये बहुत शॉर्ट सी थ्योरी आपको दिख रही होगी, बट बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आपको इसमें पढ़ने हैं। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? आप लोगों ने कभी नोट किया है? हम किसी नोट क्या करना है आप लोगों को सबको पता है, अगर हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो हम हमारे हाथ से वो छूट जाती है या हमको दर्द होता है, जलन होती है। हम धूप में जाते हैं, हमारी स्किन बर्न हो रही है, वो हमें फील हो रहा है। ठंड लगती है, वो हमें फील हो रहा है। ये कहाँ से हो रहा है? ऐसा क्या है आपकी बॉडी में कि ये सारे फंक्शंस कंट्रोल हो रहे हैं? आपकी बॉडी में एक सिस्टम वर्क कर रहा है जो आपको स्टिमुलेट करवाता है। इट मींस आपको फंक्शन कर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है। कंट्रोल भी करता है। लाइक आपके टीचर हैं, बहुत तेज मार रहे हैं तो कई बार ऐसे गुस्सा आता है, क्यों मारा इनने हमको। वो गुस्से पे कंट्रोल जो है वो किसका है? ब्रेन का। फ्रेंड से लड़ रहे हो, उसने मारा, आपने भी मारा, वो जो रिएक्शन हो रहा है वो भी किसके कंट्रोल पे चल रहा है? ब्रेन के। तो जो ये ब्रेन है ये किस में आता है? आपके नर्वस सिस्टम में आता है। इट मींस मेरी पूरी बॉडी को, या किसी भी ह्यूमन बॉडी या किसी भी जानवर में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन या उनका जो नर्वस सिस्टम है वो इतना प्रॉपर नहीं होता जितना ह्यूमन बींग्स में है। तो नॉर्मली मैं कुछ इनसे पहले, इनको पढ़ाने से पहले कुछ वर्ड लिख रही हूँ, इनको पहले मेरे को समझाना। स्टिमुलाई, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। अब इन तीनों को मैं समझाती हूँ। जब आउटर एनवायरनमेंट में यानी बाहर बहुत ठंड है तो हम स्वेटर्स पहनना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी हमको कह रही है कि हमें ठंड लग रही है, हमें कपड़े पहनाओ। कौन, किससे आ रहा है ये ऑर्डर? इस ब्रेन से आ रहा है। आउटर एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हम गेन करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स गेन करते हैं। लाइक कोई खाना बन रहा है, सडन उसमें छौंकन डाली है, वो छौंक हमारे नाक तक आती है और हमें स्नीज होना स्टार्ट हो जाती है या खांसी हो जाती है, कफिंग होती है एकदम से। क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो आउटर एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं, जो हमारी सेंस ऑर्गन ऑब्टेन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्टिमुलाई। आउटर एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस या कुछ भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी के थ्रू ऑब्टेन की जा रही है, हमारे सेंस ऑर्गन उसे ऑब्टेन कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई का मतलब क्या हुआ? स्टिमुलाई का मतलब हुआ किसी भी एक्सटर्नल चेंज का हमारी बॉडी के थ्रू ऑब्टेन होना। अब जब स्टिमुलाई आ गया तो रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट हो जाता है। कैसे? जब हम लोगों को कोई थप्पड़ मारता है तो सडन हम भी या तो उसको पलट के मार देते हैं या हम गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। तो जैसे आपको किसी ने पिंच किया, लाइक दिस, ऐसे पिंच होते दर्द होता है ना, ये पिंच जो किया, यहाँ से सेंस ऑर्गन पे स्टिमुलाई मिला और ये स्टिमुलाई सडन दौड़ करके मेरे ब्रेन तक गया और ब्रेन ने एक ऑर्डर पास करा कि नहीं ऐसा नहीं करना है, या उसको हटा लो, या आपको कोई निडल चुभ रही है तो उससे दूर हट जाओ। ये जो ऑर्डर आ रहा है ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। एक्शन पे रिएक्शन, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। वर्ड समझ में आया? रिफ्लेक्स एक्शन पे दो वर्ड याद रखने हैं, जो एक्शन हो रहा है उस पे क्या की जाएगी? रिएक्शन। तो एक्शन पे होने वाला रिएक्शन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। और ये कब होता है? जब आपकी बॉडी क्या गेन करती है? स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? स्टिमुलाई का मतलब होता है एनवायरमेंटल चेंजेस जो बॉडी के थ्रू ऑब्टेन किए जाते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। तो ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू एनवायरमेंटल चेंजेस को ऑब्टेन करना, जिसके लिए हमारी बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन शो करेगी, दैट इज द स्टिमुलाई। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है? आफ्टर द स्टिमुलेशन या स्टिमुलाई या आफ्टर द एक्शन आवर बॉडी शोज द रिएक्शन फॉर दैट। कोई भी एक्शन हो सकता है, किसी ने आपको मारा, ठंड लगी, गर्मी लगी, निडल चुभ गई, आपने किसी गर्म बर्तन को पकड़ लिया, वो सारे कुछ एक्शंस थे जिसके लिए आपने रिफ्लेक्सेशन क्या दिखाया? आपने जैसे किसी पेन को पकड़ लिया, वो कंटेनर जो था वो बहुत गर्म था, आपके हाथ से छूट गया, तो जो छोड़ा गया ना, ये एक एक्शन के लिए रिएक्शन दिया आपने, नहीं तो आपका हाथ बहुत ज्यादा जल जाता। अब एक और वर्ड दिख रहा है, दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क।
मेरे इस सेंस ऑर्गन से लेके ब्रेन तक उसका जाना स्टिमुलाई का, और स्टिमुलाई के लिए एक मैसेज प्रिपेयर होके फिर से सेंस ऑर्गन तक आना, ये जो पूरा पाथ है ये रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होगा? पाथ फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन, पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। पूरा रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए कि एक्शन गया और उसके लिए एक रिएक्शन आई, यानी स्टिमुलेशन गया और उसके लिए एक मैसेज प्रिपेयर होके आया, वो पूरा जो है वो पाथ जो पास हो रहा है वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाएगा। अब इन रिफ्लेक्स आर्क के बारे में हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें बहुत सारी जगह पे रिफ्लेक्स आर्क के बारे में आएगा। तो अब हम चैप्टर का जो बेसिक्स थे कि ये पॉइंट्स आपके आगे आएंगे, तो आप कंफ्यूज ना होएं कि मैंने स्टिमुलाई बोला और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्टिमुलाई क्या होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर हमारा नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है? हमारी बॉडी के अंदर हमारा नर्वस सिस्टम हर चीज को कंट्रोल भी कर रहा है और हमारे को कोऑर्डिनेट भी करा रहा है। कोऑर्डिनेशन का मतलब, जैसे किसी ने ड्रिंक की हुई है, वो पर्सन का नर्वस सिस्टम उसको कोऑर्डिनेट नहीं करवा पाता, ब्रेन जो है उसका कंट्रोल थोड़ा सा वीक हो जाता है। जबकि आप जो है एक स्ट्रेट लाइन पे चलना है तो आप प्रॉपर्ली एक स्ट्रेट लाइन पे चल पा रहे हैं, बिकॉज आपकी बॉडी ब्रेन के थ्रू कोऑर्डिनेट करवाई जा रही है। तो नर्वस सिस्टम को कौन सा सिस्टम कह सकते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम, जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करने के साथ साथ ही कोऑर्डिनेट भी करेगा। अब जब हम नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के नर्वस सिस्टम काम कर रहे हैं, एक कर रहा है सीएनएस और एक कर रहा है पीएनएस। सीएनएस क्या है? दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस है पेरिफेरल, पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल यानी बीच में जो मेन है वो है सीएनएस, सीएनएस की जो हेल्प करता है वो है पीएनएस। ठीक है, अभी मैं समझा देती हूँ आपको सीएनएस कैसे मेन है। देखिए एक वर्ड आ रहा है ब्रेन, क्या बिना ब्रेन के कोई चीज काम करेगी? नो। अगर हमारे ब्रेन को हटा दिया जाए तो हम कोई भी फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर सकते, कॉमा में चले जाएंगे। जाएंगे कि नहीं? जब किसी पर्सन को सडन वो कहीं गिर गया, एक्सीडेंट हुआ और उसके ब्रेन में क्लॉट हो गया, तो ब्रेन क्लॉट होने के कारण जब तक या तो क्लॉटिंग हटती नहीं है या वो पर्सन जब तक जिंदा रहता है तब तक उसका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, वो कॉमा में चला जाता है, कोई ऑर्डर पास नहीं हो पा रहे, मतलब कि उसका ब्रेन उसे ऑर्डर नहीं दे पाता कि आप अपने हाथों को हिलाओ, पैरों को हिलाओ, आप उठ के खड़े हो, नहीं। तो उसे कोमा क्यों कहते हैं? उसे कोमा इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो आपका ब्रेन है वो प्रॉपरली कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा सीएनएस पॉइंट यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें क्या है? सबसे पहला पॉइंट दे रखा है ब्रेन और सेकंड दे रखा है नर्व्स। जो ब्रेन होता है ये क्या है? ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। आप जब ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, कर्व्स टाइप का, ऐसा फैला हुआ सा, यहाँ बीच में आपको दिखाई देगी इस तरीके से। तो जब आप ब्रेन की स्टडी करेंगे तो उसके तीन पार्ट बनेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। सबसे पहले लेते हैं हम इसके फोर ब्रेन को, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट फोर ब्रेन है। आप लोग जब अपने ब्रेन को देखो, जैसे आपका ये ललाट जिसे आप कहते हो, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन से लेकर के इस पोर्शन तक जो है वो क्या है? आपका फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन के बीच में एक जगह पे एक मिड ब्रेन सेट होता है छोटा सा, और उसके बाद में आपकी जो कनपट्टी, जिसको आप छोटा दिमाग भी कहते हैं, बैक साइड नेक के पास, वो आपका होता है हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट है, यानी कि फोर ब्रेन का जो सेकंड वर्ड आप इस बुक में पढ़ेंगे वो है सेरेब्रम। सेरेब्रम किसे कहते हैं? जो आपका फोर ब्रेन है इसके अंदर जो ये कर्व्ड पार्ट आप बनाते हो ये क्या कहलाता है? सेरेब्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है वो जितना ज्यादा कर्व्ड होगा, जैसे आइंस्टाइन के बारे में आपने सुना होगा कि आइंस्टाइन जो थे, आइंस्टाइन की का ब्रेन जो है वैसा ब्रेन अभी तक किसी का भी नहीं, बिकॉज उनका सेरेब्रम जो था वो बहुत ज्यादा कर्व्ड था, यानी डेप्थ तक थी। जिनकी कर्व्स बहुत डेप्थ तक होती है, ऐसे कहा जाता है उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है, लाइक किसी पर्सन को
जैसे आप लोग 10th में हो तो आपको सेकंड थर्ड में आपने क्या पढ़ा था, फोर्थ क्लास में आपके ये टॉपिक था या नहीं। आप लोगों को 9th का याद नहीं रहता है, लेकिन जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है उनको पहले का भी बहुत कुछ याद है। तो आईक्यू डिपेंड करता है सेरेब्रम पे। तो सबसे पहले तो आपका फंक्शन ही आ गया कि सेरेब्रम क्या कर रहा है, आपके थिंकिंग लेवल को कंट्रोल करता है। आपकी आईक्यू जो है वो फोर ब्रेन के यानी सेरेब्रम के पास होती है। अब जब आप ब्रेन की स्टडी करते हो फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन जो है, आप जब किसी भी ब्रेन की स्टडी करोगे या कभी पिक्चर देखोगे इस ब्रेन का टीवी पे या किसी यूट्यूब पे किसी भी चीज पे, तो ब्रेन के डायग्राम में आपको इस तरीके का ब्रेन दिखाई देगा, सेंटर में से कर्व्ड दिखाई देता है, यूं एक बीच की खांच सी दिखाई देती, गैप। उसको कहा जाता है फीजर्स। क्या कहते हैं, फीजर्स। ब्रेन जो है फोर ब्रेन, उसके दो लोब्स होते हैं, 1 और 2। ऐसे ऊपर से आप इसे देखोगे तो यूं दिखाई देगा, 1 लोब एंड सेकंड लोब, ये फीजर्स से डिवाइडेड होते हैं। लेकिन इनका आपस में कनेक्शन बना रहे, यानी फीजर्स बीच में आ गई हैं लेकिन कनेक्शन रहे दोनों लोब्स के बीच में, उसके लिए इसमें प्रेजेंट होता है कॉर्पस कॉलोसम। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दोनों साइड के लोब्स को क्या करती है, कनेक्टेड रखती है। तो फीजर्स के थ्रू तो दो लोब्स डिवाइड हुए, लेकिन इनका कनेक्शन जिनने बनाया हुआ है वो थ्रेड्स कॉर्पस कॉलोसम कहलाते हैं। अब जब आप इस ब्रेन को देखोगे तो ये बाहर के साइड से ग्रेश कलर का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, बाहर से ये ग्रे कलर का, वो कहलाता है कॉर्टेक्स। और जो इनर पार्ट होता है एक लोब का, जो इनर पार्ट है तो कहलाता है मेड्यूला, और आउटर पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ग्रेइश कलर का होता है, मेड्यूला व्हाइटिश कलर का, लाइट कलर। समझ में आया यहाँ तक? तो 80% ब्रेन के पार्ट को कवर करने वाला पार्ट सेरेब्रम कहलाता है, जो फोर ब्रेन में प्रेजेंट है, लार्जेस्ट पार्ट है, दो लोब्स में डिवाइडेड होता है। दोनों लोब्स का डिवीजन फीजर्स की हेल्प से होता है, लेकिन कनेक्शन जो है वो कॉलोसम बना के रखता है। इनके अंदर दोनों लोब्स में आउटर कवरिंग जो है वो ग्रेश कलर की कॉर्टेक्स कहलाती है, और इनर जो व्हाइटिश या लाइट कलर की लेयरिंग होती है वो मेड्यूला कहलाती है। अब है फोर ब्रेन के फंक्शन क्या होने चाहिए, हमारे आईक्यू लेवल को कंट्रोल करना, हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करना। जो आप लोग पढ़ रहे होते हो फिर हमको बोर फील होना शुरू हो जाता है, फिर सडन हमारा इंटरेस्ट बन जाता है किसी चीज में, तो वो इंटरेस्ट जो बन रहा है वो भी कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन के बाद में जो ब्रेन का सेकंड पार्ट आता है वो कौन सा पार्ट है, मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के जस्ट पीछे के पहले फोर ब्रेन में जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी एंडोक्राइन सिस्टम में, बिकॉज इसके बाद में हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। तो फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम में दो ग्लैंड्स भी काम कर रही हैं, वो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मैंने यहाँ नहीं लिखा है उसे बोर्ड पे, बिकॉज हम इसे एंडोक्राइन सिस्टम में और पढ़ेंगे। थैलेमस तो थिंकिंग वगैरह को कंट्रोल कर ली, लेकिन जो हाइपोथैलेमस है वो क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है इसमें आपके, मैं इस साइड लिख रही हूँ एक बार इसको, एक तो होती है थैलेमस और एक होती है हाइपोथैलेमस। आप लोगों को जो हंगर भूख लगती है, जैसे हम कोई पताशे के ठेले के पास से जा रहे हैं और हमको खुशबू आई और मुंह में पानी जो आना शुरू होता है, सलाइवा जो प्रोड्यूस हो रही है, और कोई अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा फूड दिख गया कि ये खाना ही खाना है, तो हमको उसके लिए भूख लगना शुरू हो जाती है सडन, या एक टाइम पीरियड होता है जिसपे आपको भूख लगना स्टार्ट हो रही। तो जो हंगर है, जो सलाइवा प्रोडक्शन है, वो किसके कंट्रोल में, हाइपोथैलेमस के। और बाकी के जो फोर ब्रेन के कंट्रोल फंक्शंस हैं वो थैलेमस कंट्रोल कर रहा है, थिंकिंग वगैरह की। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं फोर ब्रेन से मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन जो है वो यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होता है आपके फोर ब्रेन के पीछे के साइड। यहाँ मिड ब्रेन जो है वो जो वो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में सेंटर में प्रेजेंट होता है। मिड ब्रेन के दो टोटल 4 लोब्स होते हैं। मिड ब्रेन में 4 लोब्स हैं, इसमें 2 ही थे, इसमें 4 लोब्स होते हैं, 2 अपर और 2 लोअर। मिड ब्रेन के अंदर जो नॉर्मली मिड ब्रेन का काम है देखने और सुनने का। आप लोग स्कूटी पे जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं और आपका फ्रेंड भी अपोज साइड से गया और उसने आवाज दी आपको, तो हमारा दिमाग हमको ऑर्डर देता है कि आवाज किस साइड से आई है। हम ऐसे थोड़ी ना आवाज इधर से आ रही है हम देख उधर रहे हैं। वो हियरिंग जो है, वो विजिबिलिटी जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, वो मिड ब्रेन के कंट्रोल में रहती है। इसके अपर 2 लोब्स जो हैं, जैसे मैं कह दूं कि एक बॉक्स है 4 लोब्स का, तो ये दोनों जो हैं ये तो कंट्रोल करते हैं विजन को, कहाँ देखना है, ठीक है, कितनी दूर तक दिख रहा है। नीचे के जो लोब्स हैं ये कंट्रोल करते हैं हियरिंग को। किसको? हियरिंग को, सुनने को। तो मैंने बहुत अच्छा से एग्जांपल दे दिया है आपको कि हम लोग अगर कुछ सुनने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कहाँ से आवाज आई, किसने आवाज दी, तो हमारा जो विजन है वो उसी साइड होता है।
तो ये नेक का जो कंट्रोल है, किस साइड टर्न लेना है, विजिबिलिटी कहाँ होनी चाहिए, क्या सुनना है, ये सब किसके कंट्रोल में चलता है, मिड ब्रेन के। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बचता है, ब्रेन का थर्ड पार्ट बचता है, उसे हम कहते हैं हिंड ब्रेन। कौन सा ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या है, हिंड ब्रेन सबसे लास्ट पार्ट है जो यहाँ पे आपकी इस जगह पे नेक से अटैच, जहाँ ये स्कल एंड हो रहा है। हिंड ब्रेन को स्कल कवर नहीं करता है, हिंड ब्रेन पे स्कल, स्कल क्या होता है, यस, खोपड़ी हिंदी में कहते हैं। तो स्कल का मतलब होता है हड्डी का जो ढांचा, जो कवरिंग, जो ये हार्ड कवरिंग आपके ब्रेन को कवर कर रही है ताकि कोई हार्म ना हो ब्रेन को, वो स्कल कहलाता है। क्या कहलाता है, स्कल। स्कल यहाँ से लेके यहाँ तक तो है, लेकिन यहाँ आते आते आपका स्कल खत्म हो जाता है, आपकी नेक स्टार्ट हो जाती है, स्कल के एंडिंग पॉइंट पे आपका हिंड ब्रेन प्रेजेंट होता है। और ये जो हिंड ब्रेन है, इसके भी खुद के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3, सेरेबेलम, पोन्स एंड मिड्यूला। हिंड ब्रेन के, वापस रिपीट कर रही हूँ, देखिए 4 ब्रेन में हमने सेरेब्रम पढ़ा था, हिंड ब्रेन में हम सेरेबेलम पढ़ रहे हैं। हिंड ब्रेन के खुद के सब डिवीजन है सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम होता है वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करना। वॉलेंट्री फंक्शंस जैसे आपको कुछ लिखने की इच्छा होगी तो ही आप लिखोगे, जबरदस्ती आपसे कोई लिखवा नहीं सकता। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री का समझ में आता है आप लोगों को। वॉलेंट्री फंक्शंस का मतलब होता है जो आपके ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं, और इनवॉलेंट्री फंक्शंस जिसको आप चाहते तो हो लेकिन प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाते हो, वो इनवॉलेंट्री फंक्शंस है। तो सारे वॉलेंट्री फंक्शंस जो हैं, बॉडी का पोस्चर जो है, जैसे मैं आपको एक रोप बांधूं एक जगह से दूसरी जगह तक, एक रस्सी मैंने बांधी और मैं कहूँ कि इस पे आपको चल के जाना है, स्ट्रेट स्ट्रेट चल के जाओ इस रस्सी के ऊपर, तो आपकी बॉडी एक बैलेंस बनाएगी। आप साइकिलिंग करते हो, चलाते हो, सडन टर्न आ गया, आपको आपकी गाड़ी को मोड़ना है, तो वो जो साइकिलिंग हो रही है, मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, ये सारा आपकी बॉडी का पोस्चर वगैरह जो है, जितनी भी वॉलेंट्री फंक्शंस है, वो सेरेबेलम कंट्रोल करता है। सेकंड आता है पॉन्स। पॉन्स का काम सिर्फ रेस्पिरेशन पे कंट्रोल करना होता है कि मैम रेस्पिरेशन कैसे कंट्रोल होगा, क्या हम हमारी सांस रोक सकते हैं, हाँ बिल्कुल, हम कुछ सेकंड्स तक, कई जने कुछ मिनट तक अपनी सांस पे कंट्रोल करते हैं। तो कब आनी है कब नहीं आनी, जैसे किसी कहीं बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, आप वहां से निकल रहे हो, तो हम कुछ सेकंड्स के लिए अपनी सांस को रोकते हैं ना। तो ये जो कंट्रोलिंग है रेस्पिरेशन पे, किसकी रहती है, पॉन्स की। एंड द लास्ट वन, हिंड ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है कौन सा, मेड्यूला। मेड्यूला का काम होता है इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करना। इनवॉलेंट्री जिन पे ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उन पे थोड़ा बहुत कंट्रोल किसका होता है, मेड्यूला का। लाइक हार्ट बीट, मैम हार्ट बीट तो कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकती है ना, बट ये जो हार्ट बीट का रिदम चल रहा है, धक धक जो आपको सुनाई देती है, ये रिदमिक वे जो चल रहा है, किसके कंट्रोल में चलता है, मेड्यूला के। मैं कहूँ अगर मेड्यूला फंक्शन स्टॉप कर दे तो रिदम बिगड़ जाएगी, मे बी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझे आप लोग। तो जितने भी, जैसे स्नीज, छींकना है, हम एक से कुछ मिनट के लिए छींक रोक लेते हैं, लेकिन वापस से वो घूम करके आ जाती है। तो इसका मतलब कुछ इनवॉलेंट्री फंक्शंस तो मेड्यूला कंट्रोल कर रहा है, वॉलेंट्री सेरेबेलम कर रहा है, और दोनों के बीच में बचता है रेस्पिरेशन, जिसका कंट्रोल है पोन्स के पास। तो ये ब्रेन की थ्योरी ओवर हुई आपकी, ठीक है। फिर सेकंड क्या आता है, फिर आती है नर्व्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 टाइप की नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स, जैसे आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आपको किसी ने पिंच किया, आपको कोई निडल चुभ गई, तो वहां कुछ सेंस ऑर्गन्स हैं, और उन सेंस ऑर्गन से स्टिमुलाई ले जाने का काम जो है वो कौन करेगी, यानी कि जैसे किसी ने मारा यहाँ पे, तो ये जो मारा जा रहा है, ये जो दर्द फील हुआ, यहाँ स्टिमुलाइजेशन हुआ, ये स्टिमुलाई सेंस ऑर्गन के पास जा रहा है, तो वहां से सेंसरी नर्व्स स्टार्ट होती हैं। सेंसरी नर्व्स का काम होता है स्टिमुलाई को गेन करना और सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना, ठीक है। जबकि हमारे मोटर नर्व्स क्या करती हैं, मोटर नर्व्स का काम होता है कि अब जो सीएनएस ने मैसेज बनाया है कि उस निडल को चुभे रहने दो या वहां से दूर हट जाओ, जो मैसेज आ रहा है, आप एक डोली पे खड़े हो, डोली से नीचे नहीं गिर जाओ, उसका एक मैसेज आ रहा है, तो मैसेज वापस से सीएनएस से सेंस ऑर्गन तक लाने का काम करती है मोटर नर्व्स। अब जब मैंने आपको स्टार्टिंग बेसिक समझाई थी, वहां मैंने रिफ्लेक्स आर्क वर्ड यूज लिया था, वो इन दोनों से रिलेट करता है, तो मैं आपको उसको एक बार समझा देती हूँ। ये वापस से मैं डिफाइन कर रही हूँ, इसको प्लीज कंफ्यूज मत होना। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसके 2 पार्ट थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। पेरिफेरल अपन अभी पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें हम 2 चीजों की स्टडी करेंगे, ब्रेन की और नर्व्स की। ब्रेन जो है हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ये टिप पॉइंट पे प्रेजेंट होता है, स्कल से इसकी कवरिंग हुई हुई होती है, हार्ड कवरिंग होती है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर, मिड एंड हिंड ब्रेन।
फोर ब्रेन के अंदर कर्व्ड पार्ट जो है वो सेरेब्रम कहलाता है। 80% या 85% पार्ट को कवर रखता है ब्रेन के, तो लार्जेस्ट पार्ट है। सेरेब्रम का काम होता है थिंकिंग लेवल या आईक्यू लेवल को कंट्रोल करना। सेरेब्रम में फोर ब्रेन के दो लोब्स होते हैं, दोनों लोब्स का डिवीजन फीजर्स की हेल्प से होता है, जबकि उनका कनेक्शन जो होता है वो कॉलोसम बना के रखता है। आउटर कवरिंग कॉर्टेक्स कहलाती है, इनर कवरिंग मेडुला कहलाती है। आउटर ग्रेइश होती है, इनर व्हाइटिश होती है। फिर ब्रेन के फोर ब्रेन के बाद आता है मिड ब्रेन, जो एक छोटा सा दिमाग फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में सेट हुआ हुआ है। उसके फोर लोब्स होते हैं, टू अपर और टू लोअर। टू अपर लोब्स विजन में हेल्प करते हैं और लोअर लोब्स हियरिंग में हेल्प करते हैं। फिर आता है हिंड ब्रेन, जिसके तीन पार्ट हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मिड्यूला। सेरिबेलम का काम वॉलेंट्री फंक्शंस का है, मिड्यूला का इनवॉलेंट्री फंक्शंस का है और पोन्स का रेस्पिरेशन का है। फिर आती हैं नर्व्स, जिसमें आप, मैंने वहां लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ लिख सकते हैं कि नर्व्स के दो पार्ट होते हैं जो सेंस से लेकर के कहाँ ले जा रही है, सीएनएस तक। ये तो कौन सी है, सेंसरी नर्व्स। अब सीएनएस ने जो बनाया उसको वापस कहाँ तक लेके आएगी, सेंसेस बताएगी, सेंस ऑर्गन तक ला करके वो कौन सी होगी, मोटर। ठीक है, तो अब इस इनके बेसिस पे मैं आपको एक बार रिफ्लेक्स आर्क समझा देती हूँ कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब मैं वैसे आपको शॉर्ट में बता चुकी हूँ कि जब हमारी बॉडी कोई भी स्टिमुलेशन मिलता है या स्टिमुलाई मिलता है, तो बाहर के स्टिमुलेशन के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। हम उसके लिए एक रिएक्शन शो करते हैं, तो रिएक्शन रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। जिस पार्ट से हो रहा है वो कैसे होगा, जैसे आपने एक हॉट पेन को हाथ लगा दिया, ठीक है, इस हॉट पेन को हाथ लगाने के बाद में आप कौन सी नर्व्स आई, सेंसरी नर्व्स आई। सेंसरी नर्व से मैसेज जा रहा है और ये जाएगा स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड आपके बैक साइड, जो ये पीछे जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, संभाल रही है। स्पाइनल कॉर्ड इसको किस पे भेजेगी, ब्रेन पे। लेकिन यहाँ पे एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, दैट इज रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन एक मैसेज प्रिपेयर करेगा ब्रेन के, आपको क्या करना है, उस गर्म चीज को पकड़े रखना है या नहीं पकड़ना है। तो ब्रेन एक मैसेज प्रिपेयर करके वापस से किसको देगा, रिले न्यूरॉन को, वो उसको देगा स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज लेकर आने का काम करेगी वो कौन सी नर्व्स होंगी, मोटर नर्व्स। और मोटर नर्व्स उसको उस सेंस ऑर्गन तक पहुंचा देगी। तो सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक सेंसरी नर्व्स, सीएनएस से सेंस ऑर्गन तक मोटर नर्व्स, और ये पूरा पाथ जो कंप्लीट किया जाता है ये कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। और ये हटाना है, लगा के रखना है, ये जो भी आप एक्शन शो करेंगे या रिएक्शन शो करेंगे, एक्टिविटी शो करेंगे, कहलाएगा रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आया यहाँ तक? तो ये हुआ आपका सीएनएस कंप्लीट। अब हम लोग जो पीएनएस पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके सीएनएस के, वो मैं आपको एक बार लिखवा रही हूँ, आप इसके क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। बिकॉज जो हमारा पीएनएस है, इसके बाद में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कुछ पॉइंट्स और बचते हैं, तो वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। बिकॉज ये लेक्चर फिर बहुत लेंदी हो जाएगा हमारा इस सीजन से। हम अभी इसमें क्या पढ़ा है, हमने सीएनएस में हमने पढ़ा ब्रेन के बाद में हमने पढ़ा नर्व्स, और नर्व्स के साथ में मैंने आपको 3 डेफिनेशंस और बताए, स्टिमुलाई की और रिफ्लेक्स एक्शन की और रिफ्लेक्स आर्क की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बनेगा, व्हाट इज स्टिमुलाई। सेकंड क्या बनना चाहिए, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। थर्ड, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। Define the functions of hindbrain। तीनों को समझाना है, तीनों के एक एक फंक्शंस लिखने हैं आपको। डिफाइन द फंक्शंस ऑफ हिंडब्रेन
and make a well labeled diagram. Label diagram of make a label diagram of human brain. बहुत अच्छा सा डायग्राम आप लोगों को इसका होमवर्क कॉपी में बनाना है. ठीक है. तो व्हाट इज स्टिमुलाई? स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई का मतलब है आउटर एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस जो बॉडी के थ्रू ऑब्टेन किए जा रहे हैं या सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ऑब्टेन किए जाते हैं. उसका जो पाथ कंप्लीट होता है वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है. पाथ के थ्रू जो रिएक्टिविटी आप शो करते हो वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है. ह्यूमन ब्रेन के तीनों पार्ट्स के फंक्शन मैंने अभी आपको बता दिए और ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम आपको बुक में से देख के बनाना है. ठीक है. तो ये हुआ आपका सीएनएस और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके नर्वस सिस्टम में कंप्लीट हुए. हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें हम हमारा कंप्लीट करेंगे पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए. थैंक यू.